अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल आई नोर एपिसोड नंबर 12 पार्ट नंबर 19 और 20 आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। नाजरीन, अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। दरवाज़ा खुला और गाड़ी आगे बढ़ती सीधा पोर्च में जा रुकी। गफ़ार फ़ौरन गाड़ी से निकलकर करदम की जानिब गया और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर खड़ा हो गया। गाड़ी से बाहर निकलते ही उसकी नज़र सीधा दरवाजे पर जा रुकी और एक बार फिर वो खाली जगह थी। क्या वो अभी तक नहीं आई? मगर रहीम तो अड्डे पर से काफ़ी देर पहले ही उसके लेने के लिए निकल चुका था। शायद अंदर हो, करदम सोचता अंदर की जानिब बढ़ गया। लाउंज में कदम रखते ही उसकी नज़र सीमा हाला पर पड़ी जो अपने कमरे से बाहर निकल रही थी। बेटा, तुम्हारे साथ आइनोर नहीं आई? सीमा हाला भी उसे अंदर आते देख चुकी थी। उसने फौरन पूछ बैठी, क्या मतलब? रहीम उसे लेकर नहीं आया जबकि वो तो पहले ही उसे लेने निकल गया था। करदम माथे पर बाल डाले बोला। उसे गुस्से से देखकर सीमा हाला घबरा गई। मैंने रहीम को कहा था अभी वो आइनोर को लेने जाए। क्यों? उसने खुद पर जब्त करते पूछा। वो दरअसल रहीम तो आया था उसे लेने जाने के लिए, मगर आइनोर ने कहा था जब उसे आना होगा वो फ़ोन करके बता देगी, इसलिए मैंने रहीम को मना कर दिया। मैं काफ़ी देर उसके फ़ोन का इंतज़ार करती रही लेकिन उसका फ़ोन नहीं आया। मैंने काफ़ी दफ़ा कोशिश की फ़ोन करने की पर उसका फ़ोन बंद जा रहा था। सीमा हाला डरते हुए बोली, तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? या फिर रहीम को ही भेज देती उसे लेने? वो चिल्ला उठा, बेटा इतनी रात होगी तो मुझे लगा शायद उसे लेने चले गए हो। सीमा हाला बस रोने को थी। उनको मजीद करदम के सामने खड़े रहना मुश्किल लग रहा था। ठीक है, मैं देखता हूँ, आप जाए। सीमा हाला की हालत देखकर वो कुछ नरम पड़ा। सीमा हाला अस्बात में सर हिलाती फौरन वहां से चली गई। गाड़ी मुसलसल तेजी से अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा थी। वो पिछली सीट पर बैठा मुसलसल कॉल करने में मसरूफ था लेकिन दूसरी तरफ से फोन बंद होने की खबर मिल रही थी। तेज चलाओ गफ्फार जी। अस्बात पे सर हिलाकर मजीद गफ्फार ने मजीद तेज रफ्तारी से गाड़ी कर दी। तंग गलियों से गुजरकर गाड़ी उस दरमियाने तबके के घर के सामने जा रुकी। तुम यहीं रुको, मैं देखकर आता हूँ, करदम कहकर गाड़ी से उतर गया और अपने कदम दरवाजे की जानिब बढ़ा दिए। दरवाजे पर पहुंचकर उसने बेल बजाई मगर जवाब कोई ना आया। वो थोड़ी देर खड़ा इंतजार करता रहा लेकिन जब किसी ने दरवाजा न खोला तो खुद बहुत दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर कदम रखते ही अंधेरे ने इस्तकबाल किया। कदम ने मोबाइल निकाला और उस रोशनी से आगे बढ़ा। नूर नूर आदि वो आवाजें देता आगे बढ़ा था, तभी किसी चीज से टकरा कर रुक गया। मोबाइल की रोशनी नीचे फर्श पर मारी तो दंग रह गया। नूर आइनोर का तपता हुआ बेहोश वजूद जमीन पर पड़ा था। करदम फौरन नीचे बैठकर उसका चेहरा थपथपाने लगा, साथ में उसे आवाजें भी दे रहा था। नूर आंखें खोलो नूर। करदम ने उसे कितनी आवाजें दे डाली मगर उसकी बेसुध वजूद में जरा सी भी हरकत न हुई। उसने आइनोर को बाजू में उठाला और तेजी से अपने कदम जानिब बाहर की जानिब बढ़ा दिए। गफ्फार जो गाड़ी में बैठा इंतजार कर रहा था आइनोर को करदम के बाजू में देखकर फौरन गाड़ी का दरवाजा खोलकर खड़ा हो गया। करदम ने गाड़ी के पास पहुंचकर आइनोर को पिछली नशिस्त पर लटा दिया और खुद भी वहीं जाकर बैठ गया और उसका सरापा देखने लगा। घर चलो, जल्दी करो जी दादा। गफ्फार उनका बंद दरवाजा फौरन गाड़ी में आकर बैठ गया। गाड़ी को स्टार्ट करके घर के रास्ते पर डाल दी। वो कोठरी नुमा कमरे में मौजूद कुर्सी पर बैठा था। सामने एक लकड़ी की टेबल मौजूद थी जिसके दूसरी तरफ एक और कुर्सी रखी थी। टेबल के ऊपर एक बल्ब जल रहा था जिसकी रोशनी भी महज टेबल तक मौजूद थी। वो सिगरेट के कश लेता गैर मई नुक्ते पर नजर जमाए बैठा था जब आहट पर चेहरा मोड़ कर दरवाजे की तरफ देखा जहां से वो चलता हुआ उसके पास आ रहा था। उसे देखते ही एक फातिहाना मुस्कुराहट उसके होंठों पर फैल गई। उसने उस शख्स को कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। पाशा भाई, तुम यहाँ? हाँ, क्यों? यहाँ होना नहीं चाहिए था। वो टेबल पर कोनियों को रखकर आगे को झुका। मेरा मतलब तुम तो इंडिया चले गए थे ना? सामने बैठा हैरत से शख्स उसे देख रहा था। किसने कहा मैं इंडिया चला गया? मैंने तो ऐसे नहीं कहा। पाशा गहरी मुस्कुराहट लिए बोला, तो फिर मैंने तुम्हें यहाँ काम के लिए बुलाया है, ये फजूल बातें करने नहीं। पाशा सामने बैठे शख्स की बातें काटता हुआ बोला, कैसा काम? उसने नासमझी से पूछा। वो लड़की कौन है? कौन सी लड़की? सामने बैठने शख्स को समझ न आया पाशा किसकी बात कर रहा है। वो लड़की जो करदम दादा के घर पर मौजूद है, मैं नहीं जानता। सामने बैठा शख्स फौरन बोला, झूठ मत बोलो, मुझे मालूम है, तुम सब जानते हो। पाशा ने दांत पीसते हुए, मुझे नहीं मालूम, अगर होता भी तो भला मैं तुम्हें क्यों बताता। सामने बैठे शख्स के माथे पर बल पड़ गए। याद रहे मैं तुम्हें तुम्हारी माँ मारती और तुम उसके पास जाना चाहते थे मगर करदम दादा ने तुम्हें उस अड्डे पर काम संभालने के लिए भेज दिया था। दूसरी तरफ तुम्हारी माँ तुम्हें याद करती इस दुनिया से चल बसी। याद है तुम्हें? पाशा कहकर वो वापिस हुआ, कुर्सी पर पुष्ट टिका दी। और इन सब बातों का इनसे क्या ताल्लुक? सामने बैठा शख्स नागवारी से बोला, ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक। तुम चाहो तो करदम से इस बात का बदला ले सकते हो। आहर को हम गुंडे भी इंसान होते हैं, दुनिया वालों के लिए कितने भी बेरहम सही, मगर घर वालों की परवाह भी होती है। क्या तुम्हारा
دل تمہیں ملامت نہیں کرتا کہ کاش اپنی ماں کے آخری وقت تم ان کے ساتھ ہوتے؟ پاشا اسے جذباتی کرنا چاہا۔ وہ شخص خاموش رہا۔ بولو چپ کیوں ہو؟ اسے خاموش بیٹھا دیکھ کر پاشا پھر بولا، اور اسے تمہیں کیا فائدہ حاصل ہونا ہے؟ پاشا بھائی سامنے بیٹھا شخص طویل خاموشی کے بعد گویا ہوا، میرا نہیں، میں اپنے فائدے کی سوچو۔ اگر تم میرے لیے کام کرنے کو تیار ہو جو تو کردم دادا اسے دوگنی رقم تمہیں ہر ماہ ادا کروں گا۔ اسے اپنی طرح ماں کا بدلہ لے کر تو کردم دادا سے لے سکو گے۔ کہنے کے ساتھ پاشا مسلسل سگریٹ کی کش بھی لے رہا تھا۔ مجھے کرنا کیا ہوگا؟ وہ خاموشی سے پہلے سوچتا رہا، پھر بولا، وہ لڑکی کون ہے اور کردم دادا سے اس کا کیا تعلق ہے؟ پاشا کے پوچھے گئے سوال پر سامنے بیٹھے شخص کو اسلم کے قصے سے لے کر اب تک کی ساری باتیں جو جانتا تھا اس کے گوش گزار کر دی۔ ٹھیک ہے، تم بس کردم دادا اس لڑکی کی پل پل کی خبر مجھے دے دو۔ کردم دادا کے ساتھ رہ کر میرے لیے کام کرو، اس کے بدلے ہر ماہ تمہیں دگنی رقم ادا کی جائے گی، اور میں اگر ایسا نہ کروں تو تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ پاشا کی بات پر وہ شخص خاموشی سے اسے دیکھتی رہا۔ یہ بات وہ بھی جانتا تھا کہ پاشا اپنے آپ کے سامنے کھو چکا تھا اور اس لیے انکار کی صورت موت تھی۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، تمہیں ان دونوں چیزوں کی خبر دیتا رہوں گا۔ ان کی بات پر ایک جاندار مسکراہٹ پاشا کے لبوں کو چھو گئی۔ اب میں چلتا ہوں۔ سامنے بیٹھا شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے پاشا، سر ہلاتے بولا، سامنے مسافہ کرتے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پاشا سگریٹ کی کش لیتا اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بڑبڑایا، اگر تم سونیا پر گولی نہ چلاتے تو شاید وہیں لڑائی ختم ہو جاتی، مگر اب کسی صورت بخشنے والا نہیں کردم دادا۔ بہت جلد تمہاری کمزوری میرے ہاتھ میں ہوگی اور تم بغیر پانی کے مچھلی کے پھڑپھڑاتے نظر آؤ گے۔ سیما حالہ لاؤنج میں پریشانی سے چکر کار رہی تھی جب آئینور کو وہ بازو میں اٹھائے گھر میں داخل ہوا اور تیزی سے سیڑھیوں پر چڑھتا اپنی خوابگاہ میں چلا گیا۔ آئینور کو یوں کردم کی باہوں میں بے ہوش دیکھ کر وہ ان کے پیچھے بولی، کیا ہوا اسے بیٹا؟ وہ کمرے میں آ کر فکر مندی سے پوچھنے لگی، پتہ نہیں، آپ نے ڈاکٹر کو فون کیا؟ کردم راستے میں ہی انہیں فون کرنے کے لیے بلانے کے لیے بول چکا تھا، اس لیے پوچھ بیٹھا۔ ہاں بس آتی ہوگی، میں نے نیچے جا کر دیکھتی ہوں، سیما حالہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھا سامنے بے سود آئینور کے وجود کو بے بسی سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہو گیا تمہیں نور؟ جلدی سے ٹھیک ہو جو، مجھے تڑپانے کی سزا اب تمہیں دوں گا۔ اب تمہیں میری شدتوں کو برداشت بھی کرنا ہوگا اور میری محبت کو بھی، تاکہ تم اب مجھ سے دور کہیں سوچ نہ سکو۔ اب تمہیں اس نکاح کے رشتے کو نبھانا ہوگا میری بیوی بن کر، اب تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے نہ جانے کتنی دیر ایسے ہی بیٹھا اسے دیکھتا رہا کہ تبھی سیما حالہ ڈاکٹر کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ آئینور کے مکمل چیک اپ کرنے کے بعد دوائیاں لکھ کر انہیں ہدایت دینے لگی۔ چیک اپ میں نے کر لیا ہے، بخار ہے اور ٹھیک خوراک نہ لینے کے باعث کمزوری ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی۔ میں نے انجیکشن لگا دیا ہے، آپ انہیں دوائی وقت پر دیجیے گا اور ان کی خوراک کا خیال بھی رکھیں، انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی، ڈاکٹر اپنے پیشہ ورانہ انداز میں کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ سیما حالہ اسے ڈاکٹر کو چھوڑ کر تھوڑی دیر کے بعد واپس کمرے میں آئی تو ان کے ہاتھوں میں دوائیوں کا شاپر تھا۔ کیا یہ ٹھیک سے کھانا نہیں کھاتی؟ کردم نے اندر آتے فوراً پوچھا۔ بیٹا کھاتی تو ہے لیکن بہت کم، دوپہر میں تو اکثر چھوڑ دیتی ہے، سیما حالہ آہستہ سے آواز میں بولی۔ اب میں ان پر کردم کے غصے کا اثر تھا، ایک تو اس کا حرام کمائی سے کردم بڑبڑایا اور ذرا دیر نہ لگی آئینور کے کھانے نہ اصل وجہ جاننے میں۔ ٹھیک ہے، یہ دوائیاں یہیں رکھ دے اور آپ جا کر آرام کریں۔ سیما حالہ اس بات میں سر ہلاتی دوائیاں رکھ کر فوراً وہاں سے نکل گئی۔ ان کے جانے کے بعد کردم آئینور کے ساتھ ہی لیٹ گیا اور ان کی طرف کروٹ لے کر اس کے معصوم چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھ دوپہر کے 2 بجے کھلی تو خالی نظروں سے کمرے کو دیکھنے لگی، تبھی نظر صوفے پر بیٹھی سیما حالہ پر پڑی جو ہاتھ میں تسبیح لیے کچھ پڑھنے میں لگی تھی۔ سیما حالہ، اس نے دھیرے سے آواز دی۔ سیما حالہ نے اس کی آواز پر مڑ کر اسے دیکھا اور اٹھ کر اس کے پاس جا بیٹھی اور اٹھ گئی۔ وہ پیار سے بولی، میں اتنی دیر تک سوتی رہی، آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ وہ اٹھتے ہوئے بولی، کردم نے کہا تھا تمہیں آرام کرنے دو، اس لیے وہ تمہیں اٹھائے بغیر ہی صبح چلا گیا۔ اچھا، تم منہ ہاتھ دھو لو، میں کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں۔ وہ اس کے سر پر پیار کرتی کھانا لینے چلی گئی۔ آئینور بھی اٹھ کر واش روم میں گھس گئی۔ تم تو آج واپس جا رہے ہو؟ کردم اس وقت آغا حسن کے ساتھ اڈے پر موجود تھا، آج وہ واپس انڈیا جا رہا تھا اس لیے کردم سے ملنے اڈے پر چلا گیا۔ ہاں، اس لیے سوچا تم سے مل لوں۔ وہ مسکراتے چہرے سے بولا، اچھا کیا، کردم نے کہہ کر بائیں طرف جانب دیکھا جہاں رحمت، رحیم، فاروق اور باقی سارے ماتحت ٹرک میں سامان لوڈ کروا رہے تھے، وہیں دائیں جانب غفار مال اپنی زیر نگرانی میں اڈے کے ایک کمرے سے نکلوا کر ٹرکوں کی طرف رکھوا رہا تھا۔ چلو آؤ، یہاں بہت شور ہے، بیٹھک چلتے ہیں، کردم نے کہہ کر قدم بیٹھک کی جانب بڑھا دیے۔ آغا حسن بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ بیٹھک میں داخل ہو کر دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ پارٹ نمبر 20 نیکسٹ پارٹ ویڈیو پلیز کمپلیٹ واچ، پلیز لائک شیئر اینڈ کومنٹس۔ چلو تم اب آرام کرو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا، سیما حالہ کھانے کے برتن اٹھاتے ہوئے بولی۔ کردم کی ہدایت کے مطابق انہوں نے زبردستی اسے پیٹ بھر کے کھانا کھلانا تھا۔ نہیں، آپ کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ آرام کریں۔
आइनोर लेटते हुए बोली, अच्छा चलो तुम आराम करो और हाँ करदम को फोन कर लेना, उसने कहा था जब तुम उठ जाओ तो तुम्हें बोल दूं। ठीक है मैं कर दूंगी आपके लाड साहब को फोन। आइनोर की बात पर वह मुस्कुराती कमरे से निकल गई। उनके जाने के बाद आइनोर ने फोन करने के लिए अपना मोबाइल ढूंढना चाहा पर वहां मौजूद नहीं था। उफ, मेरा फोन कहाँ गया? वो साइड टेबल की दराज देखने लगी पर वहां वो नहीं था। लगता है कल घर पर ही रह गया। आइनोर ढूंढने की कोशिश करती वापस बेड पर बैठ गई। अब क्या करूं? मामा को भी कॉल करनी थी। वो खुद से ही सवाल करती उठकर कमरे से बाहर निकल आई। किचन में जाकर उसने सीमा हाला को देखा पर वो वहां मौजूद नहीं थी। शायद अपने कमरे में आराम कर रही थी। वो सोचते हुए लॉन्च में चलेगी और वहां लगे टेलीफोन से उसने करदम को कॉल मिला दी। आगा हसन कुछ देर पहले ही अड्डे से गया था। अब बैठक में सिर्फ करदम मौजूद था जो सर झुकाए बैठा हिसाब किताब देख रहा था, लेकिन आइनोर को सोच रहा था वो वहां अकेली क्यों थी और वहां दोनों कहाँ गए थे? क्या वापस चले गए? और हाँ तो फिर आइनोर झूठ बोलकर क्यों गई कि कुछ देर यूं ही बैठा सोचता रहा। जब दरवाजा खोलकर एक खूबसूरत सी लड़की चस्त पे लिबास जेबतन किए अंदर दाखिल हुई। दरवाजा खुलने की आवाज पर करदम ने सर उठाकर देखा तो वहां लैला थी। करदम को जरा देर नहीं लगी थी उसे पहचानने में। ये वही थी जिसे आगा के घर से निकलते वक्त टकराया था और उसके शर्ट पर लिपस्टिक का निशान लग गया था। हाँ हाय, उसने सामने बैठती एक अदा से बोली, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो? करदम रुखाई से जानकर अनजान बन गया। अरे आप तो भूल ही गए, याद है आगा के घर निकलते वक्त आप मुझसे टकरा गए थे, उसने कहते हुए बालों को पीछे झटका और करदम की बेजारी अरूज पर थी तो बस सोचा उसकी छोटी सी मुलाकात को थोड़ा आगे से ले जाएं, इसलिए आपके बारे में मालूमात हासिल करके यहाँ तक पहुँच गई। वो मुस्कुरा कर बोली। करदम समझ गया था ये मालूमात उसने आगा या उसके घर से किसी के मातहत से हासिल की होगी। अब तुम करदम बोलने ही लगा था जब उसकी जेब में रखा मोबाइल वाइब्रेट होने लगा। मोबाइल निकाल कर देखा तो घर से कॉल थी। वो परेशान हो गया। पहला ख्याल उसे आइनोर की तबीयत के खराब होने का आया। लम्हे की देर के बगैर उसने कान में से लगी ब्लूटूथ के जरिए कॉल रिसीव की। हेलो, कानों में पड़ती आइनोर की आवाज खोल गई जिसके बायस गर्दम का सारा गुस्सा आइनोर पर था। झाग की तरह बैठ गया। परेशानी भी यकदम गायब होगी। बस उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आइनोर धीरे से बोली और इधर करदम के सामने बैठी लैला के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो करदम के मोबाइल पर कॉल आती कॉल नहीं देख सकी, इसलिए वो यही समझी कि करदम उससे मुखातिब हुआ। तो आपने पहचान ही लिया जनाब, मैं अब ठीक हूँ, करदम की आंखों में देखते हुए बोली। और करदम बज़ाहिर यूं लग रहा था कि वो उसे देख रहा है, मगर उसकी नज़र दरवाजे पर की तरफ थी, गोया यूं जैसे आइनोर को देख रहा हो। वो मेरा सामान घर पर रह गया और मोबाइल भी, आप किसी से मंगवा कर दें? दूसरी तरफ आइनोर ने हिचकिचाते हुए कहा। ठीक है, करदम कहता हुआ उठ खड़ा हुआ और अपना सामान समेटने लगा। सामने बैठी लैला भी खड़ी होकर उसके करीब आ गई और इधर आइनोर को समझ नहीं आ रहा था क्या बात करे। फ़ोन भी काट नहीं सकती थी क्योंकि अपनी बात कहकर फ़ोन बंद कर देना बेहद गर्जी थी, इसीलिए बिना सोचे समझे पूछ बैठी, कब तक आएंगे आप? उसकी बात पर करदम के चेहरे की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई जिसकी वजह से लैला जो उसके करीब खड़ी हो गई थी उसे मजीद ढारस मिली। क्या हम आज मिल सकते हैं? उसके बाजू पर हाथ रखती एक और अदा पूछने लगी, मगर वहाँ के होश किसे थे? लाड साहब तो इधर गिर्द से बेनियाज थे और अपनी नूर की जानिब मुतवज्जो थे। 11 बजे तक उसने आइनोर से झूठ बोला जबकि वो यहाँ से निकल ही रहा था। और इधर की बात जो पर लैला झूम उठी, फिर चहकती हुई आवाज़ में बोली, ठीक है मैं आ जाऊंगी। आइनोर जो आके कुछ बोलने के लिए सोच ही रही थी, दूसरी तरफ आती लड़की की आवाज़ सुनकर ठिठक गई। उसने रिसीवर कान से हटाकर उसे घुरा और टेलीफोन पर पटक कर वापस कमरे की जानिब चल दी। उसे बुरा लगा क्यों, लेकिन उसे खुद भी समझ न आया। वहाँ करदम जो आइनोर से मजीद सुनने का मुंतजिर था, फ़ोन बंद होने पर बदमज़ा हो गया। ये भी ना, वो बड़बड़ाया। क्या हुआ? लैला के पूछने पर वो चौंक कर होश की दुनिया में वापस लौटा। तभी लैला का हाथ उसके बाजू पर महसूस हुआ। उसने चेहरे पर मोड़कर लैला की तरफ देखा जो बिल्कुल उसके पास खड़ी थी, फिर बाजू की तरफ जहाँ लैला का हाथ धरा था। उसने फौरन लैला का हाथ हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर कलाई तक जा हाथ यकदम रुका। करदम ने लैला की शर्ट की आस्तीन को कोने से पकड़कर झटक दिया और अपना लिबास उठाकर बाहर की जानिब बढ़ गया। वो कमरे में आकर सीधा बेड पर जा लेटी और दिल यकदम बोझल सा हो गया। उसे रोना आ रहा था, लेकिन रोना क्यों आ रहा था यही समझ नहीं आ रहा था। तो मिस आइनोर असलम, अगर आप खुशफहमी में मुबतला थी तो देख लें, अल्लाह ने इस खुशफहमी को मजीद बढ़ने से पहले ये हकीकत को सामने कर दिया। मेरे बाप ने भी किसी की बेटी को बीवी बनाकर वफा और मोहब्बत न दी, और उसकी बेटी को भी कैसे मिलेगी मोहब्बत? कैसे? मेरी माँ भी हाली हाथ रही और अब मुझे भी हाली हाथ ही रहना है, तो फिर रोना कैसा? ये दुख दर्द कैसा? आइनोर ने तल्खी से सोचते हुए अपने आंसू साफ किए, मगर दिल से उठती तकलीफ को कैसे रोकती। काफ़ी देर वो यूं ही लेटी रही, सोच के घोड़े दौड़ाती रही। अचानक सीमा हाला दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आई। लड़के ये समा रहीम देकर गया है। सीमा हाला की बात पर
आइनोर ने चेहरा मोड़कर उनकी तरफ देखा। क्या हुआ तुम्हें? उसकी सुर्ख होती आंखें देखकर फिक्रमंदी से होती उनके पास आकर बैठी। कुछ नहीं, बस बुखार की वजह से, उसने बहाना बनाया। ठीक है, तुम आराम करो, मैं जरा खाना का इंतजाम करूं। वो उसे सामान देकर वापस चलेगी। आइनोर ने मोबाइल उठाकर ऑन किया तो अदील के लातदाद मैसेज वसूल हुए। उफ, यकीनन वो लोग परेशान हो रहे होंगे। उसने बड़बड़ाते हुए कॉल मिला दी। दूसरी तरफ पहली बेल भी पर फोन उठा लिया गया। हेलो आपी, आदि की आवाज़ सुनकर स्पीकर में उभरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आदि? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, लेकिन आप कैसी हैं? सुबह से फ़ोन और मैसेजेस करके थक गया, मगर आपका मोबाइल बंद जा रहा था। दिल के फिक्रमंद लहजे पर वो मुस्कुराए बगैर न रह सकी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपनी बताओ, सफ़र कैसा रहा? उसने अपनी बात बदली। सफ़र ठीक था, हम हैरियत से घर पहुँच गए थे। ये तो अच्छी बात है, चलो अब मेरी मम्मा से बात कराओ। हाँ, बात करें, वैसे भी कल से आपके लिए परेशान हो रही हैं, अदील ने कहकर फ़ोन रुखसार बेगम को पकड़ा दिया। कैसी हो नूर? बगैर किसी सलाम दुआ के बेसब्री से पूछने लगी। मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? उसने जब से कहा। एक बार फिर आंखें छिलकने को बेताब थी। तुम्हारी आवाज़ से तो ऐसा नहीं लग रहा। वो किसी भी तौर मानने को तैयार नहीं थी। मैं आप लोगों के पास आना चाहती हूँ मामा। बलाहर उसका जब्त टूटा, वो रो दी। क्या हुआ बताओ मुझे? करदम ने कुछ कहा? नहीं, वो परेशान से बोली। नहीं, उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे आपकी याद आ रही है, आप दोनों की। वो खुद को संभालती हुई बोली। और इसकी बात पर रुखसार बेगम को कुछ फिक्र कम हुई। वो मुस्कुरा दी। कल ही तो हम वहाँ से आए हैं और तुम्हें याद भी सताने लगी। अब हमारी फिक्र छोड़ो और शोहर पर ध्यान दो। उसकी बात पर आइनोर का हलक तक कड़वा हो गया और वो एकदम से, वो मेरा शोहर नहीं है, समझती क्यों नहीं है? अब वजिन चिल्ला उठी। फिर तुम वही फिर वो बातें लेकर बैठ गई हो नूर? रुखसार बेगम सदमे से बोली। इन्हें तो लगा था कि वो इस रिश्ते को कबूल कर चुकी है, मगर अभी वो वहीं खड़ी थी। वही बातें, ये हकीकत है मामा जो बदल नहीं सकती। मैं करदम जैसे शख्स को शोहर मान लूं, जिसके न जाने कितनी लड़कियों के साथ ताल्लुकात कायम होंगे और न जाने किस किस के साथ उसके नाजायज़ औलादें इस दुनिया में सांस लेती होंगी। एक बार फिर वो इसकी जुबान बिना सोचे समझे चल पड़ी और इधर कमरे के दरवाजे पर खड़ा करदम उसकी बातों पर साकत रह गया। वो इस कदर उससे बदगुमान थी, वो सोच कर रह गया। आइनोर की तबीयत के बायस वो जल्दी आ गया था, लेकिन अब उसके लफ्ज़ों ने करदम के अंदर की हिम्मत बाकी नहीं रहने दी थी जिससे वो उसका सामना करता। वो उल्टे कदम वापस चला गया और दूसरी तरफ आइनोर रुखसार बेगम से बातों में लगी रही, ये जाने बगैर कि उसकी बातों ने किसी का दिल चीर कर रख दिया और बिला वजह ही सड़कों पर गाड़ी दौड़ा रहा था। आइनोर की बातों ने तकलीफ पहुंचाई थी, इसलिए वो अकेला ही निकल गया। एक जगह उसने गाड़ी रोक दी और दिल में खुद से मुहातिब हुआ, क्यों नूर, क्यों? मेरे जिस बाप को तुम जानती नहीं, उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? हाँ, मेरा माजी बिल्कुल भी नेक नहीं। औरतों से मेरे ताल्लुकात रहे हैं, मगर इस हद तक नहीं कि मेरी कोई औलाद हो, और वो भी नाजायज़ है। उसने सर गाड़ी के सीट से टिका लिया। अलबत्ता अभी भी वही जमी हुई थी। सुना था मोहब्बत आजमाती है, लेकिन आज देख भी लिया। इसमें तुम्हारा कसूर नहीं, क्योंकि गुनाहों की दुनिया में रहते हुए ये इल्ज़ाम भी माथे पर जो सोचना ही था। और वो बड़बड़ाया और फिर कुछ वक़्त सोचता हुआ गाड़ी स्टार्ट करके घर की जानिब बढ़ा ले गया। पार्ट नंबर 21 नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ कमेंट्स वॉच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आपके साथ शेयर हो सके। अल्लाह हाफिज़।